आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि कहाँ कहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स है जो हमारी यूज होती है, या उसका वो दायरा कितना है कि कहाँ पे हम उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी को यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है हमारी एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। एज अ मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्टेड विद द नेशनल इनकम। हम सबको पता है कि अगर आपने बुक भी खोली होगी, जो मेन चैप्टर आपके स्टार्ट होते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं? नेशनल इनकम से। और नेशनल इनकम अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है कि बच्चे तो बच्चे, इवन की टीचर हुए या प्रोफेसर हुए या फिर जो एक्सपर्ट्स हो गए, वो भी इस चीज को बड़ा सीरियसली लेते हैं। बिकॉज क्योंकि ये जो चीज है नेशनल इनकम, ये एक पर्सन से रिलेटेड नहीं है, ये पूरे देश की इकोनॉमी को डिफाइन करता है। अगर किसी देश की परफॉर्मेंस आपको बतानी है तो ये एक वर्ड है जो उस देश की उत्थान या प्रत्थान को आपको बता सकता है। एंड बिकॉज ऑफ मैक्रो लेवल की, क्योंकि ये पूरे देश के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये जरूरी हो जाता है कि नेशनल इनकम का एस्टिमेट जो किया जाएगा वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में करा जाएगा। मतलब कि जो एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम है कि भाई राष्ट्रीय आय है जो किस प्रकार से गणना करनी है, उसकी कैलकुलेट करनी है, तो वो जो जितने भी मेथड हैं उसके वो डिस्कस किस में करे जाएंगे? हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में करे जाएंगे। क्योंकि जो नेशनल इनकम है वो किस किस से रिलेटेड है? हमारे जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन। और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो हमारा होता है वो हमारी घरेलू आय होती है। उसके बाद है एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई की एक अर्थव्यवस्था में हमारे राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर किसी भी चीज को लेके, किसी भी प्रोडक्शन यानी कि गुड्स या सर्विसेज को लेके हम कितनी डिमांड कर रहे हैं या कितनी सप्लाई हमारे सप्लायर कर पा रहे हैं। सेकंड पॉइंट आता है इसमें थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों है एम्प्लॉयमेंट? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट ही है जो सेकंड थिंग है, यानी कि फर्स्ट जो हमारा किसी देश की कंडीशन को बता सकता है वो क्या है? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में भी बेसिकली क्या आएगा? हमारा जीडीपी ग्रोथ। और जो दूसरा किसी भी देश की आय, सॉरी, उत्थान या प्रत्थान का मतलब कि तरक्की या फिर गिरावट को दिखाता है, तो वो दिखाता है उसका लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट की इस देश की उपलब्ध जनसंख्या में से कितने प्रतिशत लोग हैं वो कामकाज कर रहे हैं और कितने प्रतिशत लोग हैं वो निठल्ले हैं। कि देखो, अगर ज्यादा लोग काम कर रहे होंगे तो इट मीन ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा होगा, ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा होगा तो ज्यादा वैल्यू बनेगी। क्योंकि जो जीडीपी हमारी होती है या प्रोडक्शन जो हमारा होता है वो क्या कहलाता है? बेसिकली फाइनल प्रोडक्ट, यानी कि जब चीजें बनकर तैयार हो जाती हैं बिकने के लिए और उसका कुछ वैल्यू होती है, तो वही वैल्यू हमारी नेशनल इनकम भी बनती है। थर्ड पॉइंट है इसमें थ्योरी ऑफ मनी। मनी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसमें, क्योंकि जो मनी है उसमें अर्थव्यवस्था के अकॉर्डिंग क्या कहना है, या इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग क्या कहना है? मनी नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि मनी को ना ही तो बनाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है। तो हम पढ़ते क्या है इसमें? मनी जो बेसिकली क्रिएशन बाय और बैंकिंग, यानी कि जो हमारे करेंसी नोट हैं, यानी कि नए पैसे छापना या पुराने बंद करना। लाइक आप लोगों को याद होगा जब 2016 में डिमोनेटाइजेशन आया था, तो उसके बाद नए नोट जब आने शुरू हुए तो क्या कंडीशन थी देश में, और क्यों हमने 1000 का नोट बंद करके 2000 का नोट शुरू किया, क्यों 500 का नोट नए शेप में निकाला। तो ये बहुत सारे जो चीजें हैं हम अपने आगे फर्दर टॉपिक्स में पढ़ेंगे। बैंकिंग का काम कैसे, कैसे बैंक अर्निंग करता है। बैंक का बेसिकली काम क्या है कि आपका डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और आपको लोन देना। लेकिन इस बीच में जो एक गैप बनता है, उस गैप से बैंक है जो अपनी अर्निंग्स करते हैं। उसके बाद है सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी, कि मनी कैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे घूमती है और फिर वापस उसी पॉइंट पे आ जाती है। तो ये सारे जो इश्यूज हैं हम इसको हम नेशनल लेवल पे डिस्कस करते हैं, तो इसलिए इसको भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। देखो, प्राइस लेवल होता है किसी एक गुड्स या सर्विसेज के लिए या किसी एक पर्सन के लिए, लेकिन जब पूरे के पूरी जनसंख्या पर ये चीज एप्लीकेबल हो जाए, कि मान लो किसी भी चीज की डिमांड पूरा देश कर रहा है। लाइक पेट्रोल की अगर हम बात करें तो पेट्रोल का प्राइस और सप्लाई नहीं होती है, प्राइस या डिमांड नहीं होती है, वो जनरल प्राइस लेवल पे आता है। क्योंकि पेट्रोल का कंजम्पशन कौन, मैं अकेला और आप अकेले तो नहीं कर रहे हैं, जबकि पूरा देश इसका पेट्रोल का कंजम्पशन कर रहा है। तो जनरल प्राइस लेवल का मतलब है कि आपके देश में महंगाई की स्थिति है या फिर मंदी की स्थिति है। और ये कैसे डिटरमाइन किए जा सकते हैं? ये किसी भी गुड्स या सर्विसेज की बाजार में मांग को लेकर निर्धारित होता है, कि जब अगर किसी चीज की मांग बहुत ज्यादा है तो वो हमारे पास तेजी की कंडीशन है, यानी कि इन्फ्लेशन की कंडीशन है। और जितनी मांग है उसके कंपैरिजन में हमारी सप्लाई उससे ज्यादा है, यानी कि ज्यादा बना दिया हमने, सप्लाई जो है वो बढ़ गई है मांग के मुकाबले, तो
तो हमारी डिफ्लेशन की कंडीशन यानी कि मंदी की कंडीशन हमारी बन जाती है। तो इसको भी हम किस में स्टडी करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड द इंटरनेशनल ट्रेड। रोल ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे जो गवर्नमेंट आपके लिए पॉलिसी बनाती है, जैसे टैक्स पॉलिसी होगी हमारी, या फिर आपका क्या बोलते हैं बजट, जो हर साल हम फरवरी में गवर्नमेंट रिलीज करती है, उसके बाद जैसे ही बजट आता है तो लोगों में हाई पड़ जाती है, हाई अब की बार पता नहीं टैक्स कितना बढ़ेगा, वो चीजें महंगी होंगी या नहीं होंगी, उस पर जीएसटी लगेगा तो कितना लगेगा, जीएसटी कितना बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें हम किस में डिस्कस करते हैं, हमारे गवर्नमेंट बजट में। और जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड की हमारा यूएसए के साथ क्या चल रहा है, चाइना के साथ क्या चल रहा है, या फिर पाकिस्तान के साथ क्या चल रहा है, ये सारा हमारा इंटरनेशनल ट्रेड में आता है। और इसके लिए हम मेंटेन करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, जिसको हम बोलते हैं बीओपी, और बैलेंस ऑफ ट्रेड अकाउंट, जिसको बोलते हैं हम बीओटी। बात करें हमारे सिग्निफिकेंस यानी कि महत्व के बारे में, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों इंपॉर्टेंस हो जाती है हमारे लिए, तो उसको हम स्टडी करते हैं। और हमारा पहला पॉइंट आता है प्लान्स फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ जब होती है वो ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में हो जाएगी और एक साथ हो जाएगी, वो स्टेप टू स्टेप जब हम चीजें स्टार्टिंग से यानी कि बेस से ठीक करना शुरू करेंगे तभी हमारी चीजें ठीक होती चली जाएंगी। तो साउंड प्लानिंग के लिए हमारे लिए ये जरूरी है कि हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की समझ होनी चाहिए। मैक्रो इकोनॉमिक्स मींस पॉलिसी एंड प्लानिंग, लाइक जो बजट हम पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट जब इकोनॉमी को ग्रो कराने के लिए जब कुछ काम करती है तो बजट बनाती है, यानी कि बजट जो बेसिकली क्या होता है, हमारा प्री प्लान होता है। याद रखना, जो बजट है हमारा हमेशा पहले बनाया जाता है, यानी एडवांस बनाया जाता है, ना कि बाद में उसको इवेल्युएट किया जाता है। उसके बाद होती है ट्रेड पॉलिसी, कि हमें किस कंट्री के साथ कितना ट्रेड बढ़ाना है या कम करना है, किन चीजों का हमें इंपोर्ट करने की जरूरत है और क्या चीजें हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद है टैक्स पॉलिसी, कि किन चीजों पे, इसमें टैक्स में हमारा इनकम टैक्स भी आता है और अदर टैक्सेस भी आते हैं, जैसे जीएसटी इंक्लूड है, कि किन चीजों पे अब ये टैक्स बढ़ाया जाना है या किन चीजों पे भी टैक्स वैल्यू कम करनी पड़ती है। तो ये सारी प्लानिंग जो होती है वो किसका पार्ट आता है, हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट आता है। और अगर इनकी समझ है हमें, तभी हम ये मेजर कर सकते हैं कि जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अच्छे की तरफ जा रही है। सेकेंड है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इकोनॉमी। अगर हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की समझ है, या हम ये करें कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हमें पता है, तो हम बता सकते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है, यानी कि देश तरक्की कर रहा है या गिर रहा है। जैसे आजकल की बात करें तो गवर्नमेंट के जो डाटा हैं, मैं किसी पार्टी के नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, गवर्नमेंट के जो डाटा है दिखाते हैं कि हमने पिछले 10 साल में 15 साल में इतनी ग्रोथ करी है। लेकिन जब आप एक्चुअल प्रैक्टिकल कंडीशन देखोगे, मार्केट की कंडीशन देखोगे और इवेल्युएट करोगे, आप इन चीजों को समझोगे, तो आपको पता लगेगा कि डाटा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो उससे हम रिप्रेजेंट, जो इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है वो किस डाटा से रिप्रेजेंट करते हैं, नेशनल इनकम से, कि इस साल हमारी नेशनल इनकम किस साइड थी, क्या हमारी जीडीपी ग्रोथ थी, क्या हमारी जीडीपी रेट थी, एम्प्लॉयमेंट कितना है। आपने ये बात नोट करी होगी कि पिछले 2 बजट से हमारे बजट में बिल्कुल भी एम्प्लॉयमेंट की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग तो हम बड़े सुदृढ़ हैं और बड़े डेवलप कर चुके हैं, इसलिए हमें एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन क्या एक्चुअल में लगता है आपको कि एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोचने की जरूरत है या नहीं है हमें? आप खुद देखो कि हमारे आसपास मार्केट में कंडीशन क्या है एम्प्लॉयमेंट की। उसके बाद बजट जो है गवर्नमेंट जो रिप्रेजेंट करती है, तो वो एक्चुअल पिक्चर बताता है हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। बजट रिप्रेजेंट होने के बाद जब लास्ट ईयर का बजट हम कैलकुलेट वो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, और नेक्स्ट ईयर के बजट के लिए जब प्लान करते हैं हम, या दोनों को कंपेयर करें, तब हमें एक्चुअल पिक्चर है जो हमारी इकोनॉमी की पता लगती है कि इस साल हमें बजट में कहाँ पे राशनिंग करने की जरूरत है, कहाँ पे और ज्यादा हाथ खोलने की जरूरत है, कहाँ से सिमेटने की हमें जरूरत है। हेल्प टू अचीव ना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि जो अर्थव्यवस्था है हमारी वो टिकी रहे, बैलेंस रहे। ऐसा ना हो कि कभी तो हमारे देश में आर्थिक मंदी बहुत ज्यादा हो जाती है, कभी हमारे देश में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कभी जो है महंगाई एकदम से गिर जाती है। जब बात करें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की कैसे अचीव कर सकते हैं हम, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो बात कर रहे थे हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की कंडीशन की, उनको रोका जाता है 2 चीजों से। एक होती है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जो बेसिकली हमारा सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई जो पॉलिसी बनाता है, जिसमें हमारा सीआरआर एसएलआर इंक्लूड होता है, वो होती है हमारी सारी मॉनेटरी पॉलिसी। ये बैंक इंटरेस्ट को इफेक्ट करती हैं
कि जब आपके ब्याज दर कम हो जाएंगी तो आप ज्यादा लोन उठा सकोगे, जब ब्याज दर महंगी हो जाएंगी तो आप लोन कम उठाओगे। उसके बाद है हमारी टैक्स पॉलिसी, जिसको हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। और फिस्कल पॉलिसी बनाई जाती है गवर्नमेंट के थ्रू, जिसमें अलग अलग चीजों पे जीएसटी, एंटरटेनमेंट, सेल टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, इनकम टैक्स, कब ज्यादा करना है कब कम करना है तो टोटली गवर्नमेंट के हाथ में होता है। और इसको हम कब समझ सकते हैं, जब हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की जानकारी होगी। उसके बाद बात करें परफॉर्मेंस इन इंटरनेशनल मार्केट। देखो इंटरनेशनल मार्केट में जैसे हमारा एक देश है, बहुत सारे देश हैं और अपने देश एक दूसरे देश के साथ हम ट्रेड करते हैं। तो एक ऐसी इंटरनेशनल मार्केट जहां पे हम अपने देश की वैल्यूएशन कर सकते हैं कि कौन सा देश कितना शक्तिशाली है। शक्तिशाली इन नॉट मीन कि हमारे पास एटॉमिक वेपन है या नहीं है, मिसाइल्स है या नहीं है, एयरफोर्स है या नहीं है, बल्कि बात करें कि किसकी करेंसी ज्यादा पावरफुल है या किसकी करेंसी से ज्यादा आप चीजें खरीद सकते हैं, जिसको हम कहते हैं परचेजिंग पावर ऑफ करेंसी। वो कौन सी कैसे स्ट्रॉन्ग है इंटरनेशनल मार्केट में, ये दो चीजों से पता लगता है। फर्स्ट है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। जिस कंट्री का जितना ज्यादा बैलेंस्ड होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट, उतना ज्यादा ही वो कंट्री ग्रोथ मानी जाएगी उसकी। उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कि हेल्पफुल इन फ्यूचर प्रेडिक्शन। फ्यूचर प्रेडिक्शन के बारे में मतलब है कि हमारा हम पॉलिसीज को पढ़ के ही फ्यूचर के बारे में या पॉलिसीज के बारे में अगर हमें जानकारी है तभी हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इमर्जिंग चैलेंज ऑफ इकोनॉमी बिकम द एविडेंट ओनली थ्रू द स्टडी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। यदि हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स की समझ है तभी हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले फ्यूचर में हमें क्या चीज ज्यादा करने की जरूरत है या किस चीज पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इन अदर वर्ड मैं कहूं कि नॉलेज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स अंडरस्टैंड द मोशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ इकोनॉमी। मतलब कि मैक्रो इकोनॉमिक्स से हम ये जान सकते हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है किस गति में आगे बढ़ रही है, यानी कि अच्छे की तरफ जा रही है या बुरे की तरफ जा रही है। तो गाइस आप लोगों को अच्छा लगा पढ़ाने का तरीका या एग्जाम्पल, जो भी आपको लगता है तो फ्रेंकली आप कमेंट में जरूर लिखें। अच्छा नहीं लग रहा है तो आप मुझे बताएं क्या चीज इंप्रूव करने की जरूरत है, ताकि हम टाइम टू टाइम जब आगे बढ़ेंगे तो अपनी कमियों को दूर करते चलेंगे। एक अच्छा टीचर वही होता है जो अपनी कमियों को भी एडमिट करना जानता है। और मैं बिल्कुल मोस्ट वेलकम है आप लोगों के कमेंट। कोई प्रॉमिस करता हूं कि अच्छे या बुरे कोई डिलीट नहीं किए जाएंगे, हाँ, लेकिन अगर कुछ आप लोग अब्यूजिंग लिखेंगे या अनसोशल लिखेंगे तो उसको मजबूरी है डिलीट करना पड़ेगा वहां से। अदरवाइज आपके अच्छे और बुरे दोनों कमेंट हमेशा के लिए रहेंगे इस पे, आप जब मर्जी देख सकते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें मेरे चैनल को, इकोनॉमिक्स अड्डा बाय दीपक वर्मा। थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग।